So one of the modern features of the Roman society was widespread prevalence of the nuclear family. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो था रोमन फैमिली की सोसाइटी की फैमिली का, कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ट्रेंड में हुआ करती थी, जहाँ एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज, जहाँ बड़े बच्चे जो बड़े बेटे होते थे वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे. इट वॉज एक्सेप्शनल, लेकिन कहीं ना कहीं एडल्ट ब्रदर्स जो टू शेयर अ कॉमन हाउस होल्ड, भाई जो थे एक कॉमन हाउस होल्ड घर शेयर कर लेते थे. दूसरी तरफ देखा जाए तो स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली, और इट वाज द पार्ट ऑफ दैट फैमिली. स्लेव्स को फैमिली में इंक्लूड किया जाता था. बाय द लेट Republic, the first century, the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority but retained full rights in the property of her natal family. तो ये फर्स्ट सेंचुरी में मैरिज का एक ऐसा फीचर देखने को मिला जहाँ जो वाइफ थी अपने पति की जो सारी जो संपत्ति हुआ करती थी वो जो पति को अपनी नहीं करती थी, ट्रांसफ़र नहीं करती थी, लेकिन अपने नेटल फैमिली को वो फुल राइट्स होल्ड किया करती थी. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, फिर जो वोमेंस होती थी उनका जो डाउरी जो था वो शादी के वक्त ही हस्बैंड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था. लेकिन वो जो वाइफ्स होती थी वो अपनी जो है पिता की जो फादर की जो थी वो प्राइमरी हायर बनी रहती थी. ठीक है ना. नेक्स्ट वन, और अपने फादर की डेथ के बाद वो उस संपत्ति की पूरी इंडिपेंडेंट मालिक बन जाती थी. तो इस तरह से रोम की जो वोमेंस थी उनका जो संपत्ति पर हो पूरा स्वामित्व होता था, यानी कि एक तरह से कंट्रोल होता था. और उनको बहुत सारे लीगल राइट्स भी मिले थे. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लीगल अकॉर्डिंग टू द लॉ जो वाइफ और हस्बैंड और वाइफ का जो था किसी फाइनेंशियल राइट पर जो था, वो फाइनेंशियल राइट जो था एंटिटी जो था वो वॉज वन फाइनेंशियल एंटिटी नहीं बल्कि दो फाइनेंशियल एंटिटी पर ध्यान दिया गया. डिवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी, और तलाक लेना बहुत ही आसान था, बस आपको इन्फॉर्म कर देना होता था. दूसरी तरफ देखा जाए तो वेयर एज द मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s, तो लेट मैरिज होती थी. जो मेल वर्जन थे वो 28 से लेके 29 और 30 से 32 और में शादी किया करते थे. वहीं लड़कियां जो है 16 से 18 और 22 से 23 की आयु में शादी कर लेती थी, एज में शादी. इसलिए क्या होता था, और मैरिजेस जो थे वो ज़्यादातर अरेंज मैरिज हुआ करती थी. और यहाँ पे एक बात और कहा जाता है कि वहाँ पर मेल डोमिनेंस ज़्यादा था. और जहाँ महान कैथोलिक बिशप अगस्तीन ने अपने बारे में बताया है कि जिन्होंने अपना अधिकांश जो लाइफ थी, मोस्टली लाइफ जो थी नॉर्थ अफ्रीका में बिताई थी. और उन्होंने अपनी माता के विषय में लिखा है, अपनी मदर्स के, कि उनके फादर जो थे उनको उनकी मम्मी को रोज मतलब उनकी मम्मी को रोज़ पिटाई करते थे. और जिस छोटे शहर नगर में वे बड़े हुए वहाँ की अधिकतर जितनी भी वाइफ्स होती थी वो अपने पतियों से ज़रूर पिटती थी. मतलब उनके शरीर पर लगी खरोंचें देखी जाती थी. अंततः जो फादर्स थे उनका बच्चों पर कंट्रोल रहता था, लीगल राइट्स रहते थे, कंट्रोल रहता था. कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक भी बहुत सारे काम होते थे, जैसे कि अनवांटेड चाइल्ड्स को के मामले में जिंदा रखना या मार डालने का भी कानूनी अधिकार फैमिली को दिया गया था. ये उनके ऊपर डिपेंड रहता है. ऐसी जानकारी भी मिलती है कि कभी कभी जो फादर थे वो बच्चों को मारने के लिए, इन्फेंट चाइल्ड्स को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ दिया करते थे.
अब बात करते हैं कि व्हाट वाज द एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल क्या था यहाँ पे, जो थी एजुकेशन लेवल, जो ज़्यादातर काम चलाऊ एजुकेशन लेवल को प्रायोरिटी मिलती थी, जिसके हमें एक पोम्पई नगर है उसमें एग्जाम्पल में मिलता है कि 79 CE में ज्वालामुखी फटने से ये शहर पूरा पोम्पई नगर दफन हो गया था। इस बात का वहाँ पे एक सॉलिड प्रूफ मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ लिटरेसी थी, और जहाँ जो कि पूरी विद्यमान थी, मतलब वाइड स्प्रेड थी। पोम्पई की जो मुख्य लेंस थी कि दीवारों पर यह कार्व किया गया है विज्ञापन, और समूचे शहर में पूरे ग्राफिटी पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के काम चलाऊ लिटरेसी लेवल था। इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो इजिप्ट में क्या था, हाँ, इसके अगर देखा जाए तो इजिप्ट में वेयर हंड्रेड्स ऑफ पेपराइस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक जो है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ज़्यादातर कॉमर्शियल अकाउंटेंट द्वारा लिखे जाते थे, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अक्सर हमें ये बताते हैं कि मान लिया कि जो एक्स और वाई जेड जो भी होते थे वो अनेबल टू रीड एंड राइट थे, और लेकिन यहाँ भी जो लिटरेसी लेवल है वो कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षा अतिरिक्त कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे, और कुछ वर्ग जो था यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं था, जैसे कि सैनिक, फौजी, अफसर और जो थे, ये सब जो थे एजुकेटेड पीपल थे। रोमन साम्राज्य में जो कल्चर वेरिएशंस भी कई रूपों में और कई लेवलों में दिखाई देता है, जैसे कि धार्मिक कम्युनिटी है, डाइवर्सिटी है, कल्ट्स हैं, जो धार्मिक रिलीजियस कल्ट्स हैं, लोकल डाइटीज़ हैं, और प्लुरैलिटी ऑफ द लैंग्वेजेस, यानी बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती थी। द स्टाइल्स ऑफ ड्रेस जो पहनी जाती थी, कॉस्ट्यूम जो पहनी जाती थी, फूड एंड पीपल जो खाते थे, देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, इवन देयर पैटर्न्स ऑफ द सेटलमेंट, वो किस तरह सेटलमेंट में रहा करते थे, ये टोटली डिफरेंट था। अरेमिक वॉज द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अरोमिक जो थी वो डोमिनेंट लैंग्वेज थी नॉर्थ ईस्ट के पीपल की, जो कि, और कॉप्टिक वॉज स्पोकन इन इजिप्ट, और इजिप्ट में कॉप्टिक बोली जाती थी। प्यूनिक बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। सेल्टिक इन स्पेन में बोली जाती थी, एंड नॉर्थ वेस्ट में। बट मैनी ऑफ दिस लिंग्विस्टिक कल्चर्स वर प्योरली ओरल एट लीस्ट अंटिल अ स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड फॉर देम। तो यहाँ पे पूरी जो ओरल थी, यानी कि पूरी ओरली बोली जाती थी, कम से कम तब तक ये ओरल रही होगी जब तक कि एक किसी हाँ, जब तक कि कोई स्क्रिप्ट नहीं इन्वेंट की गई हो। अर्मेनियन कौन थे? अर्मेनियन फॉर एग्जांपल ओनली बिगैन टू बी रिटन एज लेट एज द 5th सेंचुरी, वेयर एज द जो अर्मेनियन थी वो 5th सेंचुरी में लिखना स्टार्ट हुई, वेयर एज द देयर वॉज ऑलरेडी अ कॉप्टिक, इजिप्ट में कॉप्टिक बोली जाई गई थी। द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी, जो कि बाइबल का ट्रांसलेशन भी किया गया था हुआ, और हालांकि 3rd सेंचुरी के बीच में कॉप्टिक का जो यूज़ किया गया था बाइबल को ट्रांसलेशन हो चुका है, और कई जगहों पर तो लैटिन भाषा को भी उन भाषाओं को भी डिप्लेस कर दिया। स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस द रिटन ऑफ फॉर्म ऑफ द लैंग्वेजेस, लैटिन भाषा ने डिस्प्लेस कर दिया जो रिटन फॉर्म में लैंग्वेजेस थी, एंड दैट वर अदरवाइज वाइड स्प्रेड। दिस हैपन नोटेबली विद सेल्टिक विच सीज टू बी रिटन आफ्टर द 1st सेंचुरी। ऐसा विशेष रूप से ये हुआ है, मेनली कहाँ हुआ है, कोल्टिक भाषा के साथ हुआ है, जिसका लिखा जाना प्रथम 1st सेंचुरी के बाद ही बंद हो गया था। ठीक। So the empire had substantial economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, all
फैक्ट्रीज। तो रोमन जो एम्पायर में जो था, बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि जो थी, बहुत ही नंबर ऑफ फैक्ट्रियाज थी, और जिनसे उनका जो था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। गेहूँ और अंगूरी शराब और जैतून का तेल जो थी, वो ये मेन जो थी ट्रेडिंग, इनमें ट्रेड किया जाता था। ठीक, फिर उसके बाद जिनका अधिक मात्रा में जो था क्वांटिटी में लोग यूज़ करते थे, और जो कि स्पेन, गैलिक प्रांत और प्रोविंस, गैलिक प्रोविंस, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इजिप्ट कम यूज़ करते थे, इटली से आती थी, जहाँ इन फसलों के लिए अच्छी स्थितियाँ उपलब्ध थी। तो शराब और जैतून का तेल और अन्य लिक्विड जो थे की ढुलाई, जैसे ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी, यानी ऐसे भरी जाती थी, जिसे एम्फोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एम्फोरा। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी नंबर्स में मिले हैं, अभी भी मौजूद हैं। रोम में मोंटी टेस्कियो नाम का एक जगह है, जहाँ ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटके के रुइंस मिले हैं। और यहाँ पर तक भी माना जाता है, हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में भी हिस्टोरियंस सक्सेस मिली है कि ये क्या क्या ले जाया जाता था, इनमें क्या क्या एम्फोरा में लेकर जाया जाता था। इसके अलावा वो बहुत ही वस्तुओं की मिट्टी, बहुत ही मिट्टी की भूमध्य सागरीय से जो मेडिटेरियन सी के रीजन से जो मिली हुई चिकनी मिट्टी के सैंपल्स हैं, मिलान करके जो है मैचअप करके हिस्टोरियंस ने ये उनके जो जहाँ फॉर्मेशन किया जाता था ये एम्फोरा का, वो भी पता करने में सक्सेस हुए हैं। इस तरह से अब हम कुछ बिलीव के साथ कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम जो था, जो काम था, इंडस्ट्री थी, वो 140 से लेके 160 ईस्वी में अपने जो हाई पीक पर था। उन दिनों ज़्यादा स्पेन में जो प्रोड्यूस्ड जैतून का तेल होता था, वो कंटेनरों में लिया जाता था, जिसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। जैतून का तेल किस में रखा जाता था? ड्रेसल 20। और इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक एक जो थे, एक तरह जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये रख दिया था। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये नाम रख दिया था, जिसने इस किस्म के कंटेनरों को रूप जो है उन्होंने डिसाइड किया। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष जो हैं, इसके रुइंस जो हैं, वो मेडिटेरियन क्षेत्र के रीजन में और माइनिंग हाँ, और ये जो है माइनिंग मिलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के एम्फोरा के जो थे वेसल्स के अवशेष मिले हैं, यानी रुइंस मिले हैं, के बल पर आर्कियोलॉजिस्ट ये बता सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल का जो प्रोड्यूसर था, अपने इतालवी प्रतिनिधियों से यानी इटालियन राइवल से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए थे। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के प्रोड्यूसर ने अपेक्षा जो कम कीमतों पर बेहतर अच्छा वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तरह तरह के प्रोविंसेस के ज़मींदार और प्रोड्यूसर अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में क्या करते थे? कंपटीशन किया करते थे। बाद में नॉर्थ अमेरिका के प्रोड्यूसर ने स्पेन के जो जैतून के ऑलिव ऑयल के उत्पादकों जैसे कि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था इसमें। और तीसरी और तथा थर्ड और फोर्थ सेंचुरी में क्या हुआ था कि